नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की एक नई श्रृंखला पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10 की भूगोल का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत ये आज हमारा दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम वन एवं वन्य जीव संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10 की भूगोल के अंतर्गत अलग-अलग चैप्टर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में बताया जाता है। पहले चैप्टर में भूमि संसाधन के बारे में बताया गया है जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर से आज हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। चलिए प्राथमिक उत्पादक क्या होता है जान लेते हैं। प्राथमिक उत्पादकों को जानने से पहले हमें जैव घटक के बारे में जानना है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है उनको जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं और इनको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ऐसी चीजें उत्पादकों के अंतर्गत रखते हैं जो स्वयं से अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हरे पेड़ पौधे, ये यहाँ पर लिखा हुआ मेक देयर ओन फूड। ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। जबकि जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाती, क्या करती हैं, ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जो भोजन के रूप में अन्य जीवों को खाते हैं, ऐसे प्राणियों को कंज्यूमर्स के अंतर्गत रखते हैं, यानी उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। और इन दोनों को, उत्पादक जब डेड होगा और कंज्यूमर जब डेड होगा, इन दोनों को डिकम्पोज करने का जो काम करते हैं या नष्ट करने का जो काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। तो उत्पादक कौन होते हैं आपने यहाँ पर जानना। हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है, जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक ही, क्योंकि उत्पादक अगर हैं इसी वजह से उपभोक्ता भी हैं, और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं इसी वजह से आपके अपघटन करता है। सबसे की फैक्टर जो बन रहा है वो उत्पादक का बन रहा है। इसीलिए आपकी बुक में बताया जा रहा है कि उत्पादक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की क्या स्थिति है। क्या उनको कोई खतरा है, क्या उनके साथ क्या कोई समस्या हो रही है, चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% जनसंख्या पाई जाती है। आगे और लिखा हुआ है, ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि बायोडायवर्सिटी के मामले में हमारा देश काफी आगे है। इस स्लाइड में आपको बताया जा रहा है अब तक संसार में 15 लाख से अधिक जातियों के साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके हैं। उनमें 70% जंतु हैं और 30% जो बचेंगे वो वनस्पतियां होंगी। यानी दुनिया में अधिकांश मात्रा में जंतु हैं और वनस्पतियों की जो डाइवर्सिटी है, जो संख्या है उनकी प्रजातियों की, वो कम है। जंतुओं में भी अगर देखा जाए तो 70% कीट हैं, यानी जंतुओं में भी अधिकांश जो परसेंटेज है वो कीटों का है। आगे चलते हैं। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां तथा इससे दोगुनी जंतु जातियां पाई जाती हैं। जितनी पादपों की जातियां भारत में पाई जाती हैं उससे लगभग दूनी जंतु जातियां पाई जाती हैं, और इस तरह से भारत दुनिया के 17 महाविविध देशों में शामिल हो जाता है। ये महाविविध देश क्या होते हैं, इतना ध्यान रखना है कि दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता जिन देशों में पाई जाती है उन देशों को महाविविध देश कहा जाता है, मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। इन मानचित्र में आप देखेंगे जो भी हरे रंग से दर्शाए गए हैं देश, उनको मेगा डाइवर्स कंट्री के नाम से जाना जाता है, और आप देख रहे होंगे कि भारत इनमें शामिल है। तो आपको यहाँ पर एक चीज पता चली है कि जिस तरह से दुनिया के जो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, यानी प्राणियों की और वनस्पतियों की अधिक प्रजातियां जिन देशों में पाई जाती हैं, तो भारत भी उनमें से एक है। इस मामले में अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी इन जो जैव विविधता है इसका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं लगातार, और लगातार क्या कर रहे हैं, इसका दोहन कर रहे हैं। इसी कारण से हम लोग काफी संकट में डाल रहे हैं अपनी
वनस्पतियों और प्राणी जात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने सारे चैलेंजेस हमारे साथ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारत में तमाम सारी उपजातियां लुप्त होने के कगार पर पाई जा रही हैं। इनमें से चीता, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, गुलाबी सिर वाली बतख, इसके चित्र को भी हम आगे देखेंगे, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इनसिग्निस, ये महुआ की एक प्रकार की किस्म है, और भी घास की कुछ प्रजातियां हैं। तमाम सारी चीजें लुप्त होने के कगार पर हैं। हमने आपको बताया कि हमारे देश में डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उनका इतना ज्यादा उनसे घुले मिले हुए हैं, कभी हमें बिलीव ही नहीं हो पाता कि इनको हम नष्ट कर रहे हैं, और इस वजह से तमाम सारी जातियां लुप्त होने की कगार पर दिखाई देने लगी हैं। लुप्त होते वन के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारे देश में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.16% हिस्सा वनस्पतियों का है, और बाकी जो वनस्पतियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। अगर हम देखें कि किसी भी देश में कितनी आवश्यकता होती है वनस्पतियों की, यानी जंगल कितने परसेंट होने चाहिए, तो 33% के आसपास जंगल होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 24% जंगल बचा हुआ है। और क्यों इतना बचा हुआ है? भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वो विचलित कर देने वाली। कटाई काफी ज्यादा हमारे यहाँ हो रही है और लगातार घटता चला जा रहा है वन आवरण। इसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे चलेंगे हम IUCN का एक डिवीजन करेंगे। एक संस्था होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है प्राणियों और वनस्पतियों को। आइए जान लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहले लिखा हुआ है सामान्य जातियां। कुछ ऐसी जातियां हैं हमारे देश में जो काफी ज्यादा सामान्य हैं, उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा पाई जाती है, उसमें हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपने आसपास गाय भैंस पशुओं को देखते हो। साल चीड़, ये कुछ वृक्षों की प्रजातियां हैं। कृंतक रोडेंट्स यानी उतरने वाले जो होते हैं जीव, जिनके दांत काफी बड़े होते हैं, चूहा हो गया, खरगोश हो गया, इस तरह की चीजें काफी पर्याप्त मात्रा में। ये सामान्य जातियां, इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिन्हें लुप्त होने का खतरा है। अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो जल्द ही लुप्त हो जाएंगी। इनके कुछ उदाहरण हैं, आइए देख लेते हैं। काला हिरन, मगरमच्छ, जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर यानी लाइन टेल्ड मैकॉक, और संगाई या मणिपुरी हिरन। संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत सबसे पहले आता है काला हिरन। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से भी समझते हैं। काला हिरन आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। इसे ब्लैक बक कहा जाता है इंग्लिश में, और काफी ज्यादा संख्या में कम है। आपने जाना होगा सलमान खान को इन्हीं को शिकार करने को लेकर के बिश्नोई समुदाय ने शिकायत की थी, और इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया था, और काफी इनको इस बात को लेकर के काफी कोर्ट केस चल रहा है और मुसीबत झेलनी पड़ रही। तो काला हिरन हमारे देश में विलुप्त के कगार पर है, यानी संकटग्रस्त है, और इस वजह से इसके शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी तरह से घड़ियाल और मगरमच्छों के साथ भी यही चीज है, वो भी काफी ज्यादा खतरे में है। और भारत की स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति का मतलब होता है एक ऐसी प्रजाति जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, और इनका स्थानिक होने का क्षेत्र कौन सा है? चंबल नदी घाटी। चंबल नदी घाटी में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और ये एक ऐसी प्रजाति होती है जिनका आप मुंह देखेंगे कुछ इस प्रकार से होता है निकला हुआ, और मुख्य रूप से ये मछली खाने वाली प्रजाति होती है, मछली का सेवन करती है। इसी तरह से जंगली गधा या इंडियन वाइल्ड एस, जो कच्छ के रण का स्थानिक है, यानी कच्छ, गुजरात में जो कच्छ है, इन क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, और ये देखने में ऐसा लगता है, आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इसी तरह से एक सींग वाला गैंडा भी हमारे देश में संकटापन्न है। वन हॉर्न राइनोसरस आप यहाँ पर देखेंगे, ये 2 सींग का गैंडा है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। ये भी 2 सींग का गैंडा है, ये भी मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। लेकिन ये दोनों हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। हमारे यहाँ पाया जाता है ये वाला गैंडा जो 1 सींग का है। आप यहाँ देखेंगे इसकी सिर्फ 1 सींग निकली हुई। ये दुनिया में स्पेशल है, और भारत में सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 1 सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है, और ये भारत का स्थानिक प्राणी है। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, लाइन टेल्ड मैकॉक, यानी एक ऐसा बंदर जिसकी पूंछ किसकी तरह होती है? शेर की तरह होती है,
और यह भारत में पश्चिमी घाट का स्थानिक होता है। ये वेस्टर्न घाट है भारत में और इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। इसके बारे में और चीज जानेंगे। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इन जगहों में पाया जाता है। सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वनों में रहता है और मनुष्य के संपर्क से बचता है, यानी थोड़ा शर्मिला होता है और इस तरह से मनुष्य के संपर्क से बचता रहता है। इनका भी काफी ज्यादा शिकार किया जाता है और ये भी संकटग्रस्त जीव है। इसी तरह से मणिपुर थामिन मणिपुर में पाई जाती है, लोकटक झील के आसपास के क्षेत्रों में, और यह भी देश में काफी ज्यादा संकटग्रस्त है। इसका भी काफी ज्यादा मात्रा में शिकार किया गया है। आपने जाना किस तरह से ये तमाम सारी चीजें, काला हिरन, मगरमच्छ, जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगा हिरन आदि संकटग्रस्त जातियां हैं। इनका अधिकांश मात्रा में शिकार किया गया है और इस तरह से ये अपने आप को बचाने के लिए लगातार जूझ रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। संकटग्रस्त जातियों के पश्चात एक अगला टाइप आता है सुभेद्य जातियां, वल्नरेबल स्पीसीज। इसके अंतर्गत हम देखेंगे ये संकटग्रस्त जातियों से कुछ अच्छी दशा में होती हैं और अगर इन पर ज्यादा ध्यान न दिया गया तो जल्द ही इनकी कंडीशन भी संकटग्रस्त जातियों की तरह ही बेकार हो जाएगी, एकदम विकराल हो जाएगी। इसके अंतर्गत हमें नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी डॉल्फिन आदि के बारे में समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीली भेड़ है और ये एशियाई हाथी है। ये आपकी गंगा डॉल्फिन है। इसे भारतीय सूंस के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष प्रकार के डॉल्फिन है जो गंगा नदी में मुख्य रूप से पाई जाती है। ये इसका रियल फिगर है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा वल्नरेबल हैं, यानी अगर इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। सुभेद्य जातियों के बाद हम आगे चलते हैं, स्थानिक जातियों की बात करते हैं। स्थानिक ऐसी जातियां होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं और उसके अलावा दुनिया में और कहीं पर भी नहीं पाई जाती। इनके प्रमुख उदाहरण लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन। आइए इनको भी चित्रों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमानी टील और निकोबारी कबूतर। आप देख सकते हैं एक स्पेशल तरह का कबूतर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इधर आपका अंडमानी सुअर दिखाई दे रहा है और अरुणाचल के मिथुन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये विशेष प्रकार के भैंसे जैसे होते हैं। तो ये चीजें स्थानिक चीजें हैं, यानी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा दुनिया में किसी भी स्थान पर नहीं पाई जाती। स्थानिक जातियों के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लुप्त जातियां। लुप्त जातियों के अंतर्गत वे जातियां हैं जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, यानी जिन स्थानों पर ये हमेशा से पाए जाते थे उन स्थानों पर अब ये एब्सेंट हैं, पूरी तरह से वहां पर खत्म हो चुके हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही विलुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल हैं। तो आइए एशियाई चीते के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एशियाई चीते के बारे में कुछ स्टोरी लिखी हुई है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। विलुप्त जातियों के अंतर्गत आपकी पुस्तक में दो प्रकार के उदाहरण बताए गए हैं। पहला आपको बताया गया है गुलाबी सिर वाली बतख। आप इसका सिर देख रहे हैं, गुलाबी रंग का है, इसको गुलाबी सिर वाली बतख कहा जाता है। और एक दूसरा उदाहरण आपके सामने दिया गया है एशियाटिक चीता का, यानी एशियाई चीता का। यहाँ पर आप चित्र इसका देख रहे हैं। इसके बगल में आप एक दूसरा चीता देख रहे हैं जिसको अफ्रीकन चीता कहा जाता है। ये अफ्रीकी चीता, ये वर्तमान समय में उपस्थित है। इसकी कोई ज्यादा खास गिरावट देखी नहीं गई है, लेकिन एशियाटिक जो चीता है वो पूरी तरह से दुनिया से लगभग समाप्त हो चुका है। चीता ये आप देख रहे हैं, ये लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है और ये जगुआर होता है। इनमें कुछ अंतर होता है स्किन को लेकर के, उस पर अभी हम ज्यादा नहीं चलेंगे। पीछे चलते हैं। चीते के बारे में, एशियाई चीते के बारे में क्या खास बात है, तो ये एशियाई चीते का तस्वीर है। कुछ ऐसा हुआ करता था एशियाई चीता। भूमि पर रहने वाला, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी। कोई आपसे पूछे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है, तो आप इस चीता का नाम बताएंगे। और ये चीता 20वीं सेंचुरी से पहले अफ्रीका व एशिया में दूर दूर तक फैला हुआ करता था, यानी 20वीं शताब्दी से पहले ये अफ्रीका में भी फैला था और एशिया में भी दूर दूर तक फैला था। लेकिन कुछ
कुछ इसके साथ घटनाएं होती हैं। इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता में कमी आ जाती है। जिस क्षेत्र में रहता था उस क्षेत्र का भी विस्तार कम हो गया, वो सिकुड़ गया क्षेत्र, और इसका शिकार भी इसको उपलब्ध नहीं हो पाया। इन कारणों से एशियाई चीता लगभग लगभग पूरी तरह से क्या हो गया है, लुप्त हो चुका है। हालांकि एशिया में ये ईरान व अफगानिस्तान में कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। जो इनकी उपस्थिति है वो काफी नगण्य है, इस वजह से इसको एकदम से एशियाई चीता को विलुप्त ही माना जाता है। भारत में इसको 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया गया था। याद रखेंगे कि भारत में एशियाई चीता को कब लुप्त घोषित कर दिया गया, 1952 में ही इसको लुप्त घोषित कर दिया गया। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि चीते का इस्तेमाल कुछ समय पहले लोग शिकार करने के लिए करते थे, यानी चीतों को अपने साथ पाल कर रखते थे और जंगल में जाते थे, इसके साथ इसको छोड़ दिया जाता था तो ये शिकार कर लेता था, हिरन का, बकरी का, इन चीजों का शिकार दौड़ कर लेता था और उस शिकार को पकड़ करके लोग लाते थे और अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो चलिए आगे चल करके हम जानने का प्रयास करते हैं वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। जिन कारणों से ये बुरी कंडीशन हमारे वनस्पति जात और प्राणी जात की हुई है, उन कारणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर पर उपनिवेश काल में रेल लाइन बिछाई गई। उपनिवेश काल यानी जब अंग्रेजों का समय था, हमारे देश में रेलवे लाइन बिछाई गई। इस वजह से ढेर सारे जंगलों को काटा गया, और जंगलों को काटा जाएगा तो पेड़ पौधे तो नुकसान उनका होगा ही, साथ में वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका भी नुकसान होगा। कृषि, जब कृषि का विस्तार किया जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित किया गया, यानी जंगल को काट काट करके कृषि के लिए उसको साफ किया जा रहा है। इन कारणों से भी जैव विविधता यानी इन जंगलों का ह्रास हो रहा है। व्यवसाय वाणिज्य वानिकी यानी जंगल से ऐसी चीजों को लाया जा रहा है जिनका इस्तेमाल वाणिज्य के रूप में किया जा रहा है, यानी बेचने के लिए किया जा रहा है। तमाम सारी जंगल से आने वाली चीजें उनको बेचा जाता है, इस वजह से जंगल का ह्रास हो रहा है। खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण, यानी जंगल को काट काट करके वहां पर खनन का कार्य किया जा रहा है, इन कारणों से भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है जंगल को। आप यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में। टाइगर रिजर्व जो है वहां पर डोलोमाइट का खनन हो रहा है, इस वजह से लगातार जंगल का दोहन किया जा रहा है। तो ये तमाम सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे वनस्पति जात और प्राणी जात को लगातार नुकसान हो रहा है। यहाँ पर एक अन्य कारण लिखा हुआ है, दो कारण अभी छूट रहे हैं। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते भी वनों की कटाई या निम्नीकरण हो रहा है। इसको आगे हम समझेंगे अगली स्लाइड में। और बड़ी विकास परियोजनाएं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट लाए जाते हैं डेवलपमेंट के, जैसे बांध वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी वजह से भी लगातार इन चीजों का शोषण होता है। जैसे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट लाया जाता है, और कोई भी जब बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे तमाम सारे जंगल डूब जाते हैं, और उनके डूबने से भी जैव विविधता को ह्रास होता है। तो आइए जान लेते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है। साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एक विशेष प्रकार की चीज, क्या उपनिवेशीय वन नीति को दोषी माना जाए, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमको संवर्धन वृक्षारोपण के बारे में जानना है। इनरिचमेंट प्लांटेशन क्या है इसको जानना है। दो तीन बातें हमें अच्छी तरह से समझ लेना है, यहाँ से आपसे लघुत्तरी प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको ध्यान से समझना है और नोट भी करना है। तो तीन चीजें, ये हिमालयन यौ क्या चीज है इसके बारे में हम समझेंगे। हिमालयन यौ के साथ साथ हम समझेंगे इनरिचमेंट प्लांटेशन क्या है, और तीसरी चीज समझेंगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है। तीनों चीज को ध्यान से समझिएगा, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं स्थानांतरित कृषि क्या है, या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है। ऐसी कृषि जो स्थान में अंतर करने के पश्चात की जाती है। स्थान में अंतर करने का मतलब ये है, अभी हम इस जगह पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिर यहाँ से उठ करके चले जाएं दूसरे जगह पर एग्रीकल्चर करने लगे, फिर यहाँ से उठकर चले जाएं तीसरी जगह पर एग्रीकल्चर करने लगे, यहाँ से उठकर चले जाएं अगली जगह पर एग्रीकल्चर करने लगे। यानी खेती
जब हम बदल बदल करके स्थानों को करते हैं, स्थान में अंतर कर करके खेती करते हैं, उस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इंग्लिश में इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। और इस प्रकार की खेती करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस भी स्थान पर जाते हैं, जिस नए स्थान पर जाते हैं, वहां पर हम जंगलों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। सबसे पहले वहां के पेड़ों को काट काट करके फेंक देते हैं। पेड़ वहां पर पड़े पड़े काफी समय तक जब सूख जाते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वहां का जंगल, वो सूखी पत्तियां जो वो क्या हो जाती हैं, जल करके नष्ट हो जाती हैं। और इस तरह से अब यहाँ पर जो क्षेत्र है हमारी खेती करने के लिए उपयुक्त हो गया है। तो आपने देखा किस तरह से पहले क्या किया गया, स्लैश किया गया। स्लैश माने क्या होता है, काटना। पहले इस प्रकार की जो वनस्पति है उनको स्लैश किया जाता है, काटा जाता है। सूखने के बाद उनको बर्न कर दिया जाता है, यानी जला दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसी को हिंदी में कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन माने काटो, पहले काटा गया पेड़ को, एवं दहन, दहन माने जलाओ, काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसी कृषि भारत में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो भारत के मानचित्र में इन स्थानों पर इस प्रकार की खेती की जाती है। और भारत में अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे आगे चल करके पूछे जाएंगे जब आप एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ेंगे। हम इसको अभी से ही समझ लेते हैं, आगे काम आएगा। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेबर या दहिया कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। आप वेस्टर्न घाट में जाएंगे भारत में इन क्षेत्रों में तो इसको कुमारी कहा जाता है। राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में इसको वालरे वाल्टरे कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में इसको खिल कहा जाता है। झारखंड में कुरुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, तो झूम खेती नॉर्थ ईस्ट में इसको बोला जाता है। मणिपुर में इसको पामलू, छत्तीसगढ़ व अंडमान में इसको दीपा कहा जाता है। इसी तरह से दुनिया के अन्य देशों में भी स्थानांतरित कृषि की जाती है और उसको वहां पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य अमेरिका की आप बात करेंगे, मिडिल अमेरिका, इन क्षेत्रों में इसको मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला, वेनेजुएला में आप जाएंगे, इस क्षेत्र में वेनेजुएला है तो वेनेजुएला में इसको कोनको कहा जाता है। ब्राजील में आप देखेंगे यहाँ पर येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है ब्राजील, तो ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। और मध्य अफ्रीका में, ये मिडिल अफ्रीका है, इस स्थान पर इसको मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वियतनाम नाम का यहाँ पर देश आपको दिखाई देगा, तो वियतनाम में इसको क्या कहा जाता है, लदांग नहीं, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मध्य अमेरिका में मिल्पा, ब्राजील में रोका, लदांग इंडोनेशिया में, और वियतनाम में रे कहा जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। स्थानांतरित कृषि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। स्थानांतरित कृषि के दौरान जब हम जंगलों को काटते हैं, इस तरह से हमारे जो वनस्पति जात और प्राणी जात है उनको भारी नुकसान पहुंचता है। इसके पश्चात हम जानेंगे संवर्धन वृक्षारोपण, इनरिचमेंट प्लांटेशन किस तरह से हमारे जैव विविधता के लिए हानिकारक होता है और वनस्पति जात तथा प्राणी जात के लिए भी नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले इनरिचमेंट प्लांटेशन को समझ लेते हैं, है क्या ये। इसके तहत वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो जाती हैं। यानी हम जंगल में गए, जंगल में हमने देखा 10 प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, उनमें से एक प्रकार का पेड़ जो है हमारे काफी ज्यादा लाभ का है, उसको बेच करके हम काफी लाभ कमा सकते हैं। तो हमने क्या किया, अन्य 9 प्रकार के पेड़ों को काट करके समाप्त कर दिया। बाकी वहां पर जंगल हमने साफ किया। साफ करने के बाद हमने एक प्रकार के पौधे के बीजों को रोपित कर दिया सब जगह पर और उसको तैयार होने दिया। बाद में उसको काट करके क्या किया, जंगल को काट करके हमने अच्छे दामों पर उसको मार्केट में बेच लिया। तो इस तरह से हमने विविध प्रकार, जंगल में क्या होता है, विविध प्रकार के वनस्पतियां होती हैं, अलग अलग प्रजाति की वनस्पतियां होती हैं, उनको हमने हतोत्साहित किया, उनको काटा, काट करके एक प्रजाति के जंगल लगाए, यानी एक प्रकार के वृक्ष लगाए एक प्रजाति के,
जिससे हमको कोई लाभ मिलने वाला था। इस तरह से बढ़ावा देना, यानी एक प्रकार के वृक्षों को बढ़ावा देना जिनसे हमें कोई वाणिज्यिक लाभ मिलने वाला था, इस व्यवस्था को ही संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है। और संवर्धन वृक्षारोपण को भारत में औपनिवेशिक काल में काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जब हमारे देश में अंग्रेज आए होते हैं, वो यहाँ के भारत के जंगलों में एक प्रजाति के पेड़ों को लगाते हैं, उससे ढेर सारा लाभ कमाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल वृक्षारोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। सागवान आप जानते हैं क्योंकि काफी ज्यादा महंगा होता है, इस वजह से लोगों ने क्या किया, अन्य जंगलों को काट काट करके वहां पर सागवान को पैदा किया, और इस तरह से हमारे लिए लाभदायक नहीं हुआ, नुकसानदायक हुआ। इसी तरह से चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडेंड्रॉन के वनों को नुकसान हुआ। हिमालयी क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो चीड़ पाइन आदि वहां पर ज्यादा मात्रा में होता है, तो वहां पर इनका ज्यादा पोषण किया गया, इनको ज्यादा सपोर्ट किया गया। तो बाकी जो हिमालयन ओक तथा रोडोडेंड्रॉन आदि वन थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो संवर्धन वृक्षारोपण से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनकी डिफिनीशन पूछी जा सकती है, आप इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगली चीज समझेंगे, हिमालयन यव। हिमालयन यव लगातार खतरे में रहा है क्योंकि इसका अधिक मात्रा में शोषण किया गया है। क्या इसका कारण है? हिमालयन यव के बारे में आप समझ लीजिए, एक चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है, मुख्य रूप से हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है तथा अरुणाचल प्रदेश में भी ये पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों व जड़ों से टक्सॉल नामक रसायन निकलता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसकी, आप देखेंगे जड़ों से, टहनियों से इस तरह से फाड़ करके इसको टक्साल नामक एक रसायन निकलता है, और ये टक्साल नामक जो रसायन है कैंसर की औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी इस वृक्ष की जो टहनियां हैं, पत्तियां हैं, डाले हैं, उनसे टक्साल निकाल करके उसका इस्तेमाल कैंसर की दवा बनाने के लिए किया जाता है। और जब इस चीज के लिए इसका ज्यादा ज्यादा मात्रा में शोषण किया जाएगा तो इस तरह से हिमालयन यव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और एकदम खतरे में पहुंच जाएगा। हमारी इन दोषपूर्ण नीतियों के कारण किस तरह से हमारे वनस्पति जात और प्राणी जात को खतरा हुआ है और वो लगातार संकट से जूझ रहा है। तो आपको ये हेडिंग अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात को एक भयानक ह्रास हुआ है, जिनकी वजह से हमने आपको अभी भी जस्ट बताया, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया रेलवे लाइन का विकास किया गया, कृषि के क्षेत्र का बढ़ाया गया और वाणिज्यिक वानिकी को बढ़ावा दिया गया खनन क्रिया के माध्यम से तथा बड़ी विकास परियोजनाओं के माध्यम से, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि को बढ़ावा देने की वजह से, तथा आपकी संवर्धन वृक्षारोपण के कारण इन सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा है। हिमालयन यव के बारे में हमने जाना है किस तरह से उसके साथ समस्या हुई है। अब आइए अगली हेडिंग के बारे में बात करते हैं, और अंतिम हेडिंग होगी आज के लिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस वजह से हमारे देश में जैव विविधता का ह्रास हुआ है। तो सबसे पहले जैव विविधता को समझ लेते हैं हल्के फुल्के शब्दों में। जैव विविधता का मतलब ये है जीवन में विविधता, यानी विभिन्न प्रजातियां जब पाई जाती हैं किसी क्षेत्र में, उसको जैव विविधता कहते हैं। आपके आसपास जितना ज्यादा मात्रा में प्राणियों की और पौधों की प्रजातियां पाई जाएंगी उतनी ही आपके यहाँ जैव विविधता अच्छी होगी, और जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी उतना ज्यादा ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से हमारे देश की जैव विविधता लगातार कम होती चली जा रही है। पहले यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद हम स्लाइड में चल करके उनको डिटेल से समझेंगे। वन्य जीव के आवास का विनाश सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारण है, वन्य जीव के आवास का विनाश। अगर किसी जंगली जीव के आवास का विनाश कर देते हैं या आवास को नष्ट कर देते हैं तो ऑलरेडी वो जीव आपका नष्ट हो जाएगा। जंगली जानवरों को मारना, अखेटन करना, इससे तो जंगली जानवर नष्ट ही हो जाएगा, डायवर्सिटी हमारी खत्म ही हो जाएगी। पॉल्यूशन, विषाक्तीकरण और दावानल, जंगल में आग लग जाएगी इस वजह से। संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका असमान उपभोग, ये तमाम सारे कारण हैं जिस वजह से हमारे यहाँ डायवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही, लगातार कम हो रही। आइए इनको थोड़े डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। इस स्लाइड में हमने जैव विविधता के ह्रास के कारणों को
दूसरे तरीके से डिफाइन किया है, दूसरे तरह से लिखा है। अगर इस टॉपिक को आप और ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे जैव विविधता के ह्रास के कारणों वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझेंगे। आवासीय क्षति, हमने आपको पहले ही बताया कि जब हम किसी भी जीव के आवास को नष्ट कर देते हैं, उसके घर को ही नष्ट कर देते हैं, तो वो जीव आसानी से ही नष्ट हो जाएगा। विदेशी जातियां जब प्रवेश कर जाती हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल हम समझेंगे। विदेशी जातियों के प्रवेश के अंतर्गत ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे देश में पहुंच गए हैं, घुस गए हैं, और इनकी वजह से अन्य जो भारतीय जातियां हैं वो क्या हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। अतिदोहन, जब हम किसी चीज का अतिदोहन कर देते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं, ज्यादा मात्रा में उसका उपभोग करते हैं, तो वो चीज नष्ट हो जाती है। जैसे हम डुगोंग के बारे में पढ़ेंगे उस वीडियो में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमने आपको पीछे बताया ही। संवर्धन वृक्षारोपण के बारे में भी बताया। ये दो कारण भी हैं जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। पॉल्यूशन की वजह से भी और दावानल, जब जंगल में आग लग जाती है, इन कारणों से भी जैव विविधता को ह्रास हो जाता है। आइए थोड़ा थोड़ा शार्ट में समझते हैं। आवासीय क्षति, जब हम किसी जंगल को साफ कर देते हैं, ये आवास था, ये जो जंगल है किसी न किसी प्रकार के प्राणियों का आवास है, घर है बिल्कुल, और इस जंगल को जब हम नष्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर रहने वाले जो प्राणी हैं वो ऑलरेडी नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ये जंतु व पादपों के विलुप्त का सबसे मुख्य कारण है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख जो कारण है वो कौन सा है, तो आप आंसर देंगे आवासीय क्षति। आवासीय क्षति के अंतर्गत एक एग्जाम्पल हम लेते हैं विलुप्त होती गौरैया का। आप देख रहे हैं आपके आसपास जो गौरैया लगातार विलुप्त हो रही है, उसके विलुप्त होने का कारण क्या है? उसके विलुप्त होने का कारण सबसे बड़ा है नेस्टिंग साइट्स की कमी। नेस्ट जो रखती थी, वो अपना घोंसला रखती थी, उसके घोंसले रखने की जगह लगातार कम होती चली जा रही है। इसी कारण जो गौरैया है वो विलुप्त होने की कगार पर लगातार जा रही है। एक दूसरा कारण भी है, इंसेक्ट पॉपुलेशन भी लगातार कम हो रही है। कीड़े मकोड़े जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, और कीड़े मकोड़ों को खा करके ही ये गौरैया जीवित रहती है। ये कारण भी है जिस वजह से पिछले 20 सालों के अंदर भारत में इनकी संख्या में 60% की कमी देखी जा रही है। तो आपको समझ में आ गया, किसी भी चीज का अगर आवास नष्ट कर देंगे तो उसका खत्म होने का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह से पॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रदूषण किस तरह से नुकसान पहुंचाता है जैव विविधता को? पॉल्यूशन, आप जानते हैं समुद्र या महासागर में पाई जाने वाली कोरल रीफ होती है इस तरह की चीजें, और ये कोरल रीफ काफी ज्यादा जैव विविधता रखती है। यानी इसके आसपास आप विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखेंगे, और छोटी मछलियां, बड़ी मछलियों को, और तमाम सारे कीड़े मकोड़ों को देखेंगे, और विभिन्न प्रजाति के यहाँ पर वनस्पतियां भी देखेंगे। तो जैव विविधता काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर होती है, काफी समृद्ध होते हैं महासागरों में कोरल रीफ। लेकिन जैसे ही पॉल्यूशन फैलता है और पॉल्यूशन जाता है बह करके नदियों के माध्यम से समुद्रों में, और कोरल रीफ के पास पहुंचता है, तो कोरल रीफ इस पॉल्यूशन को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, यानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, और इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसी घटना को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, और बाद में कोरल रीफ कुछ इस तरह की दिखाई देने लगती है, और इस तरह से हमारे ये जो जीव है यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इनके पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी समाप्त हो जाती है। तो काफी ज्यादा प्रदूषण भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इस चीज को, बायोडाइवर्सिटी। एक अगली चीज है दावानल। दावानल भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बायोडाइवर्सिटी को। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अक्सर साल 2 साल में घटनाएं होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस किनारे पर ये पाए जाते हैं जंगल, किस चीज के, यूकेलिप्टस के, और इन स्थानों पर कोआला बियर पाया जाता है। कोआला बियर काफी पॉपुलर है, काफी क्यूट है। तो कोआला बियर के साथ आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, ये जला हुआ है, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, इसको बचाया जा रहा है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अक्सर आग लग जाती है। कौन सी? जंगल की आग को दावानल कहा जाता है, और ये आग अक्सर ऑस्ट्रेलिया में लगती रहती है, और इस वजह से तमाम प्रकार के कोआला बियर भी जल करके नष्ट हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और कोआला बियर के अलावा भी अन्य तमाम प्रकार के जीव नष्ट होते हैं, पौधे भी जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से दावानल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने को लेकर के। इस तरह से आपने जाना भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में आवास विनाश में हमने आपको गौरैया का उदाहरण दिया है।
इसके बाद पॉल्यूशन में हमने आपको कोरल रीफ का एग्जाम्पल दिया है। दावानल में हमने आपको ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली दावानल और कोआला बियर का उदाहरण दिया है। ये तमाम सारी चीजें क्या करती हैं, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। यानी जैव संसाधनों का अगर हम विनाश करते हैं तो हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी नष्ट हो जाता है। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल से समझेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।